बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीमिया में भी इसलिए लाजमन हमें पहले सेक्शन हेडक्वार्टर के किसी अहम आदमी को ट्रेस करना होगा, इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, क्या ये ज़रूरी है कि वो एजेंट सेक्शन हेडक्वार्टर का मोहल्ले वकूअत जानता हो? सफदर ने कहा। लामहाला नहीं जानता होगा, इमरान ने जवाब दिया। फिर आप उसे कैसे मालूम करेंगे? सफदर ने पूछा। कैप्टन शील अगर ये बात बता दे तो मैं उसका शागिर्द बन जाऊँगा, और शागिर्द भी ऐसा कि शागिर्द रशीद वाला, माँ एक मन मिठाई और 300 गज़ पगड़ी के। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मैं बता तो सकता हूँ इमरान साहब, अगर ये शागिर्द वाली शर्त आप दरमियान से हटा दें। कैप्टन शेर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? क्या तुम्हें मुझे से शागिर्द पसंद नहीं? इमरान ने चौंक कर कहा। मैं तो खुद आपका शागिर्द बनने की कोशिश में रहता हूँ। कैप्टन शील ने कहा। आओ चलो शर्त खत्म, अब बताओ, इमरान ने चैलेंज करने वाले लहजे में कहा। उस एजेंट का रब्ता फ़ोन या ट्रांसमीटर के ज़रिए सेक्शन हेडक्वार्टर से रहता होगा। आप उससे या फ़ोन नंबर या ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, फिर आपके जहन में मौजूद कंप्यूटर उस फ़ोन नंबर या फ्रीक्वेंसी से खुद ब खुद उसका मोहल्ले वकूअत तलाश कर लेगा। कैप्टन शील ने कहा तो इमरान ने भी एहतियात एक तवील सांस लिया। इमरान के साथियों के चेहरों पर भी हैरत के तासुरात उभर आए। हैरत अंगेज़। अब मुझे फैसला करना पड़ेगा कि कहानी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ काम करूं या किसी और का दरवाज़ा देखूं? इमरान ने कहा। कैप्टन शील, अगर तुम इस तरह इमरान के जहन का तज्जिया कर लेते हो तो क्या तुम मजहूद इसके अंदाज में नहीं सोच सकते? जूलिया ने कहा। नहीं मिस जूलिया, इमरान साहब का जहन मेरे जहन से सदियों आगे है। मैं तो बस ये सोचता रहता हूँ कि इमरान साहब ने क्या सोचा होगा, फिर अंदाज़ा लगाता हूँ। लेकिन आप इमरान साहब के जहन को देखें कि वो अज़हुद ये सब कुछ सोचते रहते हैं। कैप्टन शील ने कहा। फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान के साथी तो एक तरफ इमरान खुद भी चौंक पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने कहा। राल्फ बोल रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर ग्रैंड होटल। दूसरी तरफ से राल्फ की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने बेएहतियात एक तवील सांस लिया। यस, माइकल बोल रहा हूँ, क्या बादल पहुँच गया तुम्हारे पास? इमरान ने कहा। जी हाँ, और उसने मुआवजा भी पहुंचा दिया। लेकिन मिस्टर माइकल, क्या आपका ताल्लुक एशिया के एक मुल्क पाकिस्तान से भी है? राल्फ ने कहा तो इमरान बेएहतियात चौंक पड़ा। एशिया के मुल्क पाकिस्तान से क्या मतलब? हम तो क्रीमियन हैं, इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल, यहाँ के एक ग्रुप ने मुझे फ़ोन करके उस कोठी के बारे में मालूमात हासिल की हैं। उन्हें मालूम है कि ये कोठी मेरी है। उस ग्रुप ने मुझसे पूछा कि क्या कोठी पहले बुक कराई गई थी, और मेरे कहने पर उन्होंने कहा कि क्या कोठी एशियाई मुल्क पाकिस्तान से बुक कराई गई थी। तो मैंने उन्हें बताया कि क्रीमा के बटन के हवाले से नाराग से फ़ोन करके बुक कराई गई थी। उस बादल ने बताया कि आप सब क्रीमियन हैं, तो उस ग्रुप ने मुझे कहा कि मैं इस सिलसिले में आपको कोई इतला ना दूं, लेकिन आप जिस कदर मुआवजा भेजा है उससे मैंने मुनासिब समझा कि आपको इतला दे दूं। अगर आपका वाकई कोई ताल्लुक़ पाकिस्तान से है तो फिर आप मोहतात रहें, क्योंकि ये ग्रुप शीट लैंड का सबसे ख़तरनाक ग्रुप है। वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। राल्फ ने कहा। कौन सा ग्रुप है? इमरान ने पूछा। उस ग्रुप का नाम तो किंग ग्रुप है, लेकिन उर्फ़े आम में उसे डेथ ग्रुप कहा जाता है। जहाँ शीटलैंड में उसका मुकम्मल होल्ड है, लेकिन ये खुफिया ग्रुप है, सामने नहीं आता। लेकिन सब उनसे इस तरह डरते हैं जैसे आदमी मौत से डरता है। राल्फ ने जवाब दिया। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने कहा। आप इस चक्कर में ना पड़े जनाब, आप स्याह हैं और स्याहत ही करें, गुड बाय। दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। क्या हुआ इमरान साहब? सफदर ने कहा। क्योंकि फ़ोन में लाउडर मौजूद ना था, इसलिए इमरान और राल्फ के दरमियान होने वाली गुफ्तगू वो सुन ना सके। फिर इमरान ने गुफ्तगू की तफसील बता दी। इसका मतलब है कि वाकई हमारी निगरानी हो रही है, सफदर ने कहा। हमने स्पेशल मेकअप किए ताकि जदीद कैमरों की वजह से हमें ट्रेस ना किया जा सके, इसलिए अब तक हम पर हमला ना हुआ और सिर्फ चेकिंग की जा रही है, वरना शायद अब तक ये कोठी मिसाइलों से उड़ाई जा चुकी होती, इमरान ने कहा। तो फिर क्या अब तुम अपनी असल शक्ल में सामने आओगे या उस किंग ग्रुप को ट्रेस किया जाएगा? जूलिया ने कहा। मैं सालिया और हावर के साथ फ़िलहाल अलहदा रहूँगा। मैं ब्लैक थंडर के किसी एजेंट को ट्रेस करने की कोशिश करूँगा। तुम चारों तनवीर की लीडरी में इस किंग ग्रुप को ट्रेस करके उससे मालूम करो कि उन्हें ये टास्क किसने दिया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं मालूम कर लूँगा, तनवीर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। अब मेरे और तुम्हारे दरमियान रब्ता सिर्फ 505 ट्रांसमीटर पर ही होगा। आओ हावर और सालिया, मैं अपना और तुम्हारा नया मेकअप कर दूं, उसके बाद हम रिहाइशें भी इलायदा कर लेंगे, इमरान ने कहा। लेकिन क्या तुम अपनी असल शक्ल में सामने नहीं आओगे? जूलिया ने कहा। फ़िलहाल नहीं, अगर ज़रूरत महसूस होगी तो देखूंगा, इमरान ने कहा। और सालिया और हावर उठ खड़े हुए। कमरे का दरवाज़ा खुला तो कुर्सी पर बैठे हुए कार्टन ने चौंक कर सर उठाया। दूसरे लम्हे कमरे में डैनी दाखिल हुई और कार्टन उसे देखकर बेएहतियात मुस्कुरा दिया। आओ डैनी, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि इमरान तुमसे अभी तक नहीं टकराया, कार्टन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, शायद ये लोग अभी तक शीटलैंड पहुँचे ही नहीं। तुम सुनाओ, तुम्हारा ग्रुप क्या कर रहा है? डैनी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। एक ग्रुप के बारे में इतला मिली, वो एक्रीमेंट स्याह हैं, 2 औरतें और 5 मर्द। वो लार्सन कॉलोनी के 8 नंबर
कोठी नंबर 8A ब्लॉक में गए हैं, कार्टर ने कहा। उनकी चेकिंग नहीं की गई? डैनी ने कहा। एयरपोर्ट पर महसूस कैमरों से उनके मेकअप चेक किए गए, वो मेकअप में नहीं है और चूँकि ये लोग एयरपोर्ट से निकलकर टैक्सी में बैठकर बराह रास्त कोठी तक पहुंचे हैं, जिस पर मैं चौंक पड़ा क्योंकि इसका मतलब था कि कोठी पहले बुक कराई गई थी और आमतौर पर सियाह ऐसा नहीं करते। बहुत कोठी और मोहल्ले वकूफ़ देकर ही रिहाइश गा लेते हैं, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मज़ीद चेकिंग भी कर ली जाए। चनाचे मैंने मालूम किया तो पता चला कि ये कोठी होटल ग्रैंड के असिस्टेंट मैनेजर राल्फ की है। वो प्राइवेट तौर पर भी काम करता है। जॉनसन ने उससे पूछूछ की। उसने बताया कि क्रीमा के मशहूर बर्टन ग्रुप के चीफ बर्टन के हवाले से उन्होंने नाराग से फ़ोन करके कोठी बुक कराई है, इसलिए मैंने जॉनसन को कह दिया कि वो अब उनकी आम से निगरानी करता रहे। अगर कोई खास बात हो तो मुझे इतला दे दे, कार्टर ने जवाब देते हुए कहा। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि हमारा ये प्लान नाकाम रहेगा, डैनी ने कहा तो कार्टन बेएहतियात चौंक पड़ा। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? कार्टन ने चौंक कर पूछा। हम अंधेरे में टामक टोइयाँ मारते फिर रहे हैं, जबकि मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये लोग यहाँ पहुँच चुके हैं लेकिन हम उन्हें ट्रेस नहीं कर सके, डैनी ने कहा। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? अब शीटलैंड में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर तो खुफिया कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसके अलावा और क्या हो सकता है? इस मौसम में तो आधी दुनिया शीटलैंड में उमड़ आती है, कार्टर ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें सेक्शन हेडक्वार्टर से बात करके VCSC मशीन को इस्तेमाल में लाना होगा, सिर्फ इस तरह हम उन्हें ट्रेस कर सकते हैं, डैनी ने कहा तो कार्टन बेएहतियात चौंक पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि हम पाकिस्तानी ज़ुबान को टारगेट बनाएं, लेकिन अगर उन्होंने पाकिस्तानी ज़ुबान इस्तेमाल ना की तब? कार्टन ने कहा। मेरा ख्याल है कि अकेले होते इंसानी नफ्सियात के मुताबिक ये लाज़मन आपस में बातचीत पाकिस्तानी ज़ुबान में ही करेंगे, डैनी ने कहा। तुम्हारी बात ठीक है, इसके लिए सेक्शन हेडक्वार्टर को कहने की ज़रूरत नहीं, ये काम तो मैं अपने हुक्म से करा सकता हूँ, कार्टन ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मार्बल हाउस। राब्ता कायम होते एक निसानी आवाज़ सुनाई दी। रास्टन से बात कराओ, मैं कार्टन बोल रहा हूँ, कार्टन ने तेज़ और तहकुमाना लहजे में कहा। ओ ये सर, होल्ड करें सर। दूसरी तरफ से मौजूदाना लहजे में कहा गया। हेलो रास्टन बोल रहा हूँ। चंद लम्हा बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कार्टन बोल रहा हूँ रास्टन, कार्टन ने कहा। ओ आप फरमाइए, कैसे याद किया है? दूसरी तरफ से मौजूदाना लहजे में कहा गया। शीटलैंड में हमारे खिलाफ काम करने के लिए एक पाकिस्तानी ग्रुप पहुँच रहा है, यहाँ पहुँच चुका है और सिमोर की तरफ से हमने उन्हें ट्रेस करना है और उनका हाथमा करना है। इसलिए तुम ऐसा करो कि मवासलाती सियारे में नस्ब वॉइस टेकिंग स्पेशल कंप्यूटर को शीटलैंड की रेंज में फ़िक्स कर दो और उसका टारगेट पाकिस्तानी ज़ुबान कर दो। फिर जैसे ही लोकेशन ट्रेस हो तुमने मुझे ऑफिस में इतला देनी है, कार्टर ने कहा। पाकिस्तानी ज़ुबान की फीडिंग तो हमारे पास मौजूद नहीं, इसलिए ये चेकिंग तो नहीं हो सकती जनाब, रास्टर ने जवाब देते हुए कहा। ओह लेकिन मेरा तो ख्याल था कि इस कंप्यूटर में दुनिया भर में बोली जाने वाली ज़ुबानें फीड होंगी, कार्टर ने जवाब देते हुए कहा। नहीं जनाब, क्योंकि इसका दायरा कार महदूद है, इसलिए इसमें क्रीमे और यूरोप में बोली जाने वाली ज़ुबानें ही फीड की गई हैं। अलबत्ता अगर पाकिस्तानी ज़ुबान की फीडिंग मिल जाए तब तो ये काम हो सकता है, रास्टर ने कहा। ओके, मैं मालूम करता हूँ, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? फिर मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, कार्टर ने कहा और क्रैडल दबाकर उसने हाथ हटाया तो टोन आने पर उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होती एक निसानी आवाज़ सुनाई दी। शीटलैंड में एशियाई मुल्क पाकिस्तान का कोई सफारत खाना है तो वहाँ का नंबर दे दें, कार्टर ने कहा। नहीं सर, ऐसा कोई सफारत खाना जहाँ नहीं, दूसरी तरफ से कहा गया तो कार्टर ने रिसीवर रख दिया। अब क्या करें, कार्टर ने कहा। ग्रेटलैंड में लाजमन होगा सफारत खाना, लेकिन तुम सफारत खाने से क्या मालूम करना चाहते हो, डैनी ने कहा। लाउडर की वजह से वो सारी बातचीत सुन रही थी। पाकिस्तानी सफारत खाने में लाजमन पाकिस्तान की कौमी तराने का रिकॉर्ड मौजूद होगा। मैं उसे फ़ोन पर टेप करना चाहता हूँ ताकि ये टेप मैं जहाँ से चलाऊँ तो रास्टन उसे टेप करके फीड करे, इस तरह हमारा काम हो सकता है, कार्टर ने कहा। ओह हाँ, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा सोचा। ग्रेटलैंड की इंक्वायरी से मालूम करो, डैनी ने मुसरत भरे लहजे में कहा तो कार्टर ने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ग्रेटलैंड शीटलैंड से करीब ही था, इसलिए उसे वहाँ का राब्ता नंबर मालूम था। इंक्वायरी प्लीज़। चंद लम्हों बाद एक निसानी आवाज़ सुनाई दी। लहजा ग्रेटलैंड का ही था। ग्रेटलैंड में पाकिस्तानी सफारत खाना है, वहाँ का नंबर दें, कार्टर ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर दे दिया गया। कार्टर ने ग्रेडल दबाया, फिर टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। पाकिस्तानी एम्बेसी। राब्ता कायम होते एक निसानी आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम मार्टिन है और मैं शीटलैंड से बोल रहा हूँ। शीटलैंड में हमने इंटरनेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इसके तहत पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के कल्चर को जहाँ पेश किया जाता है। हम अनकरीब जहाँ शीटलैंड में सोसाइटी के तहत एशिया के तमाम ममालिक के कौमी तरानों को उन ममालिक की मखसूस ज़ुबान में ड्रामे की सूरत में पेश करना चाहते हैं, इसलिए कि हमें पाकिस्तान के कौमी तराने का रिकॉर्ड चाहिए, कार्टर ने तफसील से बात करते हुए कहा। कल्चरल आताशी मिस्टर आसिफ से बात कर लें, वही इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं, मैं राब्ता करा देती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया।
हेलो कल्चरल आताशी आसिफ बोल रहा हूँ। चंद लम्हा बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो कार्टर ने दोबारा वही बात दोहरा दी। ओ जनाब, ज़रूर, आप हमें पता बता दें, हम अपने मुल्क के कौमी तराने का रिकॉर्ड आपको भिजवा देंगे। आसिफ ने खुश होते हुए कहा, क्या आप मुझे अपना कौमी तराना सुनवा नहीं सकते ताकि हमें मालूम हो सके कि हमने इस सिलसिले में कितने अफराद को इंगेज करना है। कार्टर ने कहा, क्यों नहीं, सुनवा सकता हूँ जनाब, लेकिन क्या आप उसे टेप करेंगे। दूसरी तरफ से कहा गया, ओ ये ठीक रहेगा मिस्टर आसिफ, इस तरह हमें देर भी नहीं होगी, हम आपको और आपके सफ़ीर साहब को भी रिकॉर्ड भेज देंगे। कार्टन ने कहा, ओके, आप होल्ड करें, मैं रिकॉर्ड सुनवाता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। फिर खामोशी तारी हो गई। कार्टन और डैनी चेहरों पर मुसरत के तासुरात उभर आए। हेलो मिस्टर कार्टन। थोड़ी देर बाद आसिफ की आवाज़ सुनाई दी। यस मिस्टर आसिफ। कार्टन ने कहा, क्या आपने टेप करने का इंतज़ाम कर लिया है। आसिफ ने कहा, जी हाँ, सुनवाइए। कार्टन ने कहा। उसके साथ ही उसने फ़ोन पे इसके नीचे लगा हुआ एक बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे फ़ोन पर एक नामानूस सी ज़ुबान के अल्फाज उभरने शुरू हो गए। कार्टन और डैनी दोनों खामोश बैठे रहे। ज़ाहिर है उन्हें उसका एक लफ्ज़ भी समझ में ना आ सकता था। हेलो मिस्टर कार्टन। ये आवाज़ ख़त्म होते ही आसिफ की आवाज़ सुनाई दी तो कार्टन ने बटन ऑफ कर दिया। यस मिस्टर आसिफ, बेहद शुक्रिया, हम जल्दी दोबारा आपसे रब्ता करेंगे, थैंक यू। कार्टन ने कहा। पेडल दबा दिया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मार्बल हाउस। रब्ता कायम होते ही वही निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। कार्टन बोल रहा हूँ, रास्टन से बात कराओ। कार्टन ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, रास्टन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद रास्टन की आवाज़ सुनाई दी। कार्टन बोल रहा हूँ, रास्टन, मैंने पाकिस्तानी ज़ुबान में उनका कौमी तराना टेप कर लिया है, क्या तुम उसे टेप करके उसकी फीडिंग करके कंप्यूटर से अटैच कर सकते हो। कार्टन ने कहा, ओह वेरी गुड जनाब, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आप मुझे फ़ोन पर सुनवा दें, मैं उसे टेप कर लूँगा। रास्टन ने कहा, क्या टेप रिकॉर्डर का इंतज़ाम है। कार्टन ने कहा, यस सर, आप सुनवाइए। दूसरी तरफ से कहा गया तो कार्टन ने फ़ोन के नीचे लगा हुआ एक और बटन प्रेस कर दिया तो फ़ोन में से वही आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगी। जब वो ख़त्म हो गई तो कार्टन ने बटन ऑफ कर दिया। क्या तुमने तराना टेप कर लिया है। कार्टन ने पूछा। यस सर। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। अब कब तक उसकी फीडिंग हो जाएगी। कार्टन ने पूछा। 1 घंटे बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगी और हर घंटे बाद आपको रिपोर्ट मिलती रहेगी। रास्टन ने कहा, ओके थैंक यू, लेकिन मुझे तफसीली रिपोर्ट चाहिए। कार्टन ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो कार्टन ने रिसीवर रख दिया। मुझे यकीन है कि इस कंप्यूटर की मदद से हम उन्हें ट्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे, डैनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बशर्ते कि उन्होंने पाकिस्तानी ज़ुबान इस्तेमाल की तब, वरना नहीं। कार्टन ने जवाब देते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, वो लाजमन करेंगे, क्योंकि ये इंसानी नफ्सियात है कि जब उसे यकीन हो कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा तो वो अपनी ज़ुबान में ही बात करने में आसानी समझता है। डैनी ने कहा, वैसे एक बात है, मुझे इस कंप्यूटर के बारे में बताया गया था, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि शीटलैंड में बोली जाने वाली अरबों खरबों आवाज़ों में से ये कंप्यूटर ना सिर्फ खास अलायदा भी कर लेगा और ऐसी जगह को भी ट्रेस कर लेगा जहाँ ये ज़ुबान बोली गई हो। बज़ाहिर तो ये नामुमकिन नज़र आता है। कार्टन ने कहा, ब्लैक थंडर इसीलिए तो अभी तक सामने नहीं आई कि वो ऐसी मशीनरी तैयार कर लेना चाहती है जो मौजूदा सुपर पावर्स के साइंसदानों से भी सैकड़ों साल आगे की हो, ताकि जिस वक्त ब्लैक थंडर सामने आए तो फिर पूरी दुनिया इतनी साइंसी तरक्की के बावजूद उसके मुकाबिल कोई अहमियत ना रखती हो। और ये ईजाद भी बीटी के साइंसदानों की है। तुम फिक्र मत करो, जो तुम्हारे नज़दीक नामुमकिन है वो स्पेशल कंप्यूटर के लिए इंतहाई मामूली बात है। डैनी ने जवाब देते हुए कहा, एक और मसला भी सामने आएगा और वो ये कि अगर उन्होंने किसी क्लब में या बाज़ार में बातचीत की तो जब तक हमारे आदमी उन्हें हलाक करने के लिए वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ से गायब हो चुके होंगे। कार्टन ने कहा, हमें उनका ठिकाना मालूम करना होगा, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करना होगी। डैनी ने कहा तो कार्टन ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो कार्टन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया, साथ ही उसने राउटर का बटन भी प्रेस कर दिया। कार्टन बोल रहा हूँ। कार्टन ने कहा, रास्टन बोल रहा हूँ, स्पेशल चेकिंग सेंटर से। आपके मतलूबा अफराद की तादाद 7 है और इस वक्त वो सब लार्सन कॉलोनी की कोठी नंबर 8 ए ब्लॉक में मौजूद हैं। दूसरी तरफ से रास्टन ने कहा तो कार्टन और डैनी दोनों बेएहतियात चौंक पड़े। क्या ये इतला हतमी है। कार्टन ने तेज़ लहजे में कहा, ये सर, कंप्यूटर ने 7 अफराद को इस कोठी में पाकिस्तानी ज़ुबान बोलने की निशानदेही की है और मुसलसल हो रही है। दूसरी तरफ से कहा गया, चेकिंग जारी रखना और अब एक फ्रिक्वेंसी नोट करो, अब तुमने मुझे इस फ्रिक्वेंसी पर रिपोर्ट देनी है। कार्टन ने तेज़ लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने मखसूस फ्रिक्वेंसी बता दी। यस सर। दूसरी तरफ से रास्टन ने कहा, अपनी फ्रिक्वेंसी भी मुझे बता दो। कार्टन ने कहा और दूसरी तरफ से फ्रिक्वेंसी बता दी गई। ओके, चेकिंग जारी रखो। कार्टन ने कहा और पेडल दबा दिया। टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। डेविक बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कार्टन बोल रहा हूँ, डेविक, फौरी तौर पर अपने ग्रुप समेत लार्सन कॉलोनी पहुँच जाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ, हमने वहाँ एक कोठी पर फुल रेड करना है। कार्टन ने कहा,
यस बॉस, हम कहाँ का इंतज़ार करें। दूसरी तरफ से कहा गया। लार्सन कॉलोनी से पहले ब्यूटी गार्डन के करीब कार्टर ने कहा। रिसीवर रखकर वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ। आओ डैनी, अब उनका शिकार खेलें। कार्टर ने कहा तो डैनी भी सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। ये वही लोग हैं जिनके बारे में पहले शक हुआ था, लेकिन तुम तो बता रहे थे कि उनकी मेकअप चेक नहीं हो सके। कार में बैठे हुए डैनी ने कहा, हाँ, हो सकता है कि उन्होंने मेकअप में कोई ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की हो कि कैमरे से चेक ना कर सकें, लेकिन ज़ुबान से उनका भांडा फोड़ दिया है। कार्टर ने जवाब दिया। वो खुद कार की ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? डैनी ने पूछा। प्रोग्राम क्या होना है, मैं इस कोठी को मिसाइलों से उड़ा दूंगा। कार्टर ने बड़े लहजे में कहा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वो लोग वहाँ से निकल गए हों। डैनी ने जवाब दिया। हाँ, हो सकता है। वहाँ पहुँचकर मैं पहले रास्ते से मालूम कर लूँगा, कार्टर ने जवाब दिया। लेकिन ये काम कोठी के बिल्कुल सामने पहुंचकर ना करना, क्योंकि ये लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं। उन्हें फ़ौरन इल्म हो जाएगा, फिर वो गायब हो सकते हैं। डैनी ने कहा, अब मैं इतना भी अहमक नहीं जितना तुम मुझे समझ रही हो। वैसे भी ये लोग अब बचकर कहीं नहीं जा सकते, अब तो ये पूरी तरह हमारी गिरफ्त में है। कार्टर ने कहा तो डैनी बेएहतियात मुस्कुरा दी। मेरा ख्याल है कि इस कोठी पर मिसाइल फायर करने की बजाय बेहोश कर देने वाली गैस फायर कराओ, ताकि उन्हें हलाक करने में भी लुत्फ़ आए। मिसाइल की फायरिंग से तो एक लम्हे में उनके चीथड़े उड़ जाएंगे, डैनी ने कहा। ओह नहीं, ये इंतहाई ख़तरनाक ग्रुप है। उन्हें अगर मामूली सा मौका भी मिल गया तो ये सिचुएशन बदल सकते हैं। कार्टर ने कहा, आइंदा मेरे सामने ऐसी बुज़दिली की बातें मत करना। मैंने इस इमरान के साथ काम किया है। ये इस कदर भी माफूकुल फितरत नहीं जितना तुम लोगों ने उसे बना रखा है। डैनी ने मुंह बनाते हुए कहा, एक तो तुम नाराज़ बहुत जल्द हो जाती हो। ठीक है, जैसे तुम कहोगे वैसे ही करेंगे, कार्टर ने कहा तो डैनी बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ी। और तुम में ये खूबी है कि तुम मनाने में देर नहीं करते, डैनी ने कहा तो कार्टर भी इस बार हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद कार ब्यूटी गार्डन के सामने पहुंचकर रुक गई। वहाँ और भी बेशुमार कारें मौजूद थी। कार्टन की कार रुकते ही एक नौजवान तेज़ से कदम उठाता हुआ उनके करीब आ गया। उसने कार्टन को सलाम किया। डेविड, क्या तुम बेहोश कर देने वाली गैस की कैप्सूल साथ लाए हो? कार्टर ने पूछा। यस बॉस, डेविड ने जवाब दिया। ओके, मैं चेक कर लूँ, फिर तुम्हें हिदायत देता हूँ, कार्टर ने कहा। उसके साथ उसने कार का डैशबोर्ड खोला और उसमें से एक जदीद साख का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाल लिया। हेलो हेलो कार्टन, कॉलिंग ओवर, कार्टर ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस रास्तन, अटेंडिंग यू ओवर। दूसरी तरफ से रास्तन की आवाज़ सुनाई दी। क्या पोजीशन है? ओवर, कार्टर ने कहा। वही 7 अफराद की आवाज़ें उस कोठी से सुनाई दे रही हैं। ओवर, रास्टर ने जवाब दिया। ओके, ओवर एंड ऑल, कार्टर ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। डेविड, तुम यहाँ से पैदल जाओ और लार्सन कॉलोनी की कोठी नंबर 8 ए ब्लॉक को घेर कर अंदर एक्स रेज फायर कर दो। उसके बाद अंदर जाकर चेकिंग करो, फिर मुझे अंदर से ही ट्रांसमीटर पर रिपोर्ट दो। लेकिन इंतहाई एहतियात करना, अंदर मौजूद अफराद को मामूली से शक भी नहीं पड़ना चाहिए, कार्टर ने कहा। यस बॉस, डेविड ने जवाब दिया और तेज़ी से वापस मुड़ गया। कोठी के सिटिंग रूम में इमरान अपने साथियों समेत मौजूद था। इस वक्त रात पड़ने वाली थी और वो सब 2 ग्रुपों की सूरत में पूरा शहर घूम चुके थे, लेकिन उन्हें ना ही किसी से डेथ ग्रुप के बारे में कोई इत्तला मिली और ना ही उन्हें ब्लैक थंडर के किसी एजेंट के बारे में मालूम हुआ। और वो सब कैफ़ों और क्लबों में घूम कर वापस आ गए। हमें कोई जामे प्लान बनाना होगा, इस तरह अंधेरे में टामक टूंगियाँ मारने का कोई फ़ायदा नहीं, सफदर ने कहा। अब एक सूरत रह गई है कि अखबार में इश्तहार दिया जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, उस लाल से तो डेथ ग्रुप के बारे में मालूम हो सकता है, कैप्टन शील ने कहा। हाँ, ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ग्रुप हायर किया गया होगा। ब्लैक थंडर जैसी तंजीम ऐसी घटिया से ग्रुप बनाकर काम नहीं कर सकती, इसलिए उनके पीछे भागना फजूल है, इमरान ने कहा। ओ, तो तुमने इसलिए हमारे खाते में डाल दिया उसे, तनवीर ने उसीले लहजे में कहा। मैंने तो उसे मुहावरे पर अमल किया कि जिसके मुताबिक कबूतर कबूतर के साथ उड़ता है और बाज के साथ। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो तनवीर का चेहरा बिगड़ गया। ये तुम हमें कबूतर कह रहे हो या अपने आप को? तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। कबूतर मोहब्बत का पयाम्बर होता है और बाज शिकारी परिंदा। अब फैसला तुम करो कि जूलिया के सामने तुम अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करोगे, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब दिया। तो सब बेएहतियात हंस पड़े। वो इमरान की शरारत को बाखूबी समझ गए थे कि अब जूलिया के सामने तनवीर भला अपने आप को शिकारी कैसे कह सकता है, क्योंकि शिकारी खवातीन की हद तक मनफी मानों में लिया जाता था और जाहिर है कबूतर बनने को वो तैयार ना होगा। मैं ना कबूतर हूँ ना बाज, मैं तनवीर हूँ और बस, तनवीर ने कहा। तो सब उसके इस जवाब पर बेएहतियात हंस पड़े। मेरा ख्याल है इमरान साहब कि हमें वाकई कोई ठोस प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक थंडर इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल करती है, इसलिए ऐसा ना हो कि हम किसी भी वक्त उनके हाथों लग जाए, सफदर ने कहा। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम उनके हाथ लग जाएं, लेकिन उनके हाथ ही इतने छोटे हैं कि हम तक पहुँच ही नहीं रहे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा।
तो फिर सीधी तरह हम मेकअप के बगैर बाहर निकलते हैं, फिर तो वो लोग हमें पहचान लेंगे, सफदर ने कहा। और अंधेरे में आने वाली गोलियां कौन रोकेगा? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो सफदर बेएहतियात हंस पड़ा। फिर आप सोच सकते हैं या कैप्टन शील, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन शील तो उस वक्त सोचेगा जब मैं सोच लूँगा, और कैप्टन शील के खौफ की वजह से मैंने सोचना ही बंद कर दिया है। इमरान ने कहा तो सब बेएहतियात हंस पड़े। कैप्टन शील भी मुस्कुरा दिया। इमरान साहब, मुझे मालूम है कि आप सेक्शन हेडक्वार्टर की बजाय उस लेबॉर्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, और आपने यकीनन उस सिलसिले में काम भी किया होगा, कैप्टन शील ने कहा। ओह, क्या सालिया या हावर ने तुम्हें बताया? इमरान ने चौंक कर पूछा। हमने क्या बताना है, हमें तो खुद कुछ मालूम नहीं, बस तुम्हारे साथ घूमते फिरते रहते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते रहे और खाना खाते रहे, सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा इंक्वायरी अब हमारे बस में नहीं रही। अब बाकी इश्तहार देना पड़ेगा कि जो हमें लेबॉर्ट्री के बारे में बताएगा उसे नकद इनाम दिया जाएगा और उसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और सब एक बार फिर हंस पड़े। फिर काफ़ी देर तक इसी तरह बैठे वो बातें करते रहे कि अचानक इमरान के कानों में दूर से हल्के हल्के धमाकों की आवाज़ें पड़ी। यूँ लग रहा था जैसे पटाखे फट रहे हों। ओह, बेहोश कर देने वाली गैस का हमला हो रहा है, इमरान ने एक झटके से उठते हुए कहा। उसके साथ ही उसने सांस रोक लिया। उसके साथ ही बेएहतियात उठ खड़े हुए, लेकिन दूसरे लम्हे इमरान को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके जहन के अंदर कोई तेज़ रफ्तार लट्टू घूमना शुरू हो गया हो। उसने अपने जहन को कंट्रोल करने की बेहद कोशिश की, लेकिन बेसुध। उसका जहन अंधेरों में डूबता चला गया। फिर जिस तरह अंधेरे में रोशनी की किरण चमकती है, इस तरह उसके तारीक जहन में रोशनी की किरण चमकी, और फिर ये रोशनी फैलती चली गई। फिर जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसके जहन में बेहोश होने से पहले के मनाजिर फिल्मी सीन की तरह एक लम्हे में घूम गए, जब वो अपने साथियों समेत रिहाइश गाह के सीटिंग रूम में बैठा बातों में मसरूफ़ था कि बाहर से पटाखे चलने की आवाज़ें सुनाई दी। फिर उसका तारीख पड़ता चला गया तो, और अब पूरी तरह शऊर जागते उसने बेएहतियात उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे ये महसूस करके उसके जहन में धमाके से होने लगे कि उसके जिस्म ने उसके इरादे का साथ देने से यकसर इनकार कर दिया था। अलबत्ता उसका सर गर्दन तक आसानी से घूम रहा था। इमरान ने देखा कि वो लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था और नायलॉन की बारीक रस्सी से उसका जिस्म कुर्सी से बंधा पड़ा था। उसने गर्दन घुमाई तो साथ ही दूसरी कुर्सियों पर उसके सारे साथी इसी हालत में मौजूद थे, लेकिन उनकी गर्दनें ढलकी हुई थी, और इमरान ये देखकर चौंक पड़ा कि वो सब अपनी असल शक्लों में थे। इमरान ने बेएहतियात होंठ भींच लिए। इतनी बात तो बहरहाल समझ गया था कि उसे अपनी जहनी मशकों की वजह से अजहुद होश आ गया, लेकिन ये बात उसकी समझ में ना आ रही थी कि वो किन लोगों की कैद में पहुंच गए हैं। उसके जहन में डेथ ग्रुप का ख्याल आया, लेकिन उसने इसलिए मुस्तरद कर दिया कि उसने अपने और साथियों के चेहरों पर जो मेकअप किए थे वो किसी जदीद से जदीद मेकअप वाशर से भी वाश ना हो सकते थे, और उसके लिए सादा पानी इस्तेमाल किया जा सकता था। और इमरान जानता था कि आम से गुंडे या मुजरिम कम अज़ कम सादा पानी इस्तेमाल करने का कभी सोच ही नहीं सकते, इसलिए लामहला वो किसी तरबियत याफ्ता या सीक्रेट एजेंट की कैद में पहुंच गए होंगे। लाजमी बात है कि ऐसे सीक्रेट एजेंट ब्लैक थंडर के ही हो सकते हैं, और इस ख्याल के आते ही वो बेएहतियात मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर बेएहतियात इत्मीनान के तासुरात उभर आए, क्योंकि अगर वाकई उसका ख्याल दुरुस्त था तो फिर उसकी मेहनत ठिकाने लग गई और वो जो चाहता था वही सामने आ गया। और अभी इमरान इस बारे में सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके कंधे पर मशीन गन लटकी हुई थी, जबकि उसने हाथ में एक लंबी गर्दन वाली नीले रंग की बोतल पकड़ी हुई थी। और तुम्हें कैसे होश आ गया? उस नौजवान ने हैरान होकर कहा, ताकि तुमसे मालूम कर सकूं कि हमारे साथ किसने ये शाहाना सलूक किया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो नौजवान बेएहतियात हंस पड़ा। तुम इस वक्त चीफ कार्टन की तहवील में हो, उस नौजवान ने कहा, और आगे बढ़कर उसने इमरान के साथ कुर्सी पर बैठे हुए सफदर की नाक से बोतल लगा दी, और चंद लम्हों बाद उसने बोतल हटाई और आगे बढ़ गया। ये कार्टन क्या किसी चूहे का नाम है? इमरान ने कहा तो नौजवान एक झटके से मुड़ा। उसके चेहरे पर यकलक शदीद गुस्से के तासुरात उभर आए। शट अप, अब अगर चीफ के बारे में कोई तौहीन आमेज़ लफ्ज़ कहा तो गोली मार दूंगा, नौजवान ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। तुम्हें इसमें इतना नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है? बुज़दिल लोग ही ऐसी हरकतें करते हैं कि हमारे जिस्मों को बेहिस कर देने और इंजेक्शन भी लगाने से खौफ दूर नहीं हुआ तो रस्सियाँ भी बांध दी कि ऐसा ना हो कि कहीं हम भाग जाएं। इमरान ने कहा। चीफ ने कहा, क्यों ऐसा किया ये उसे मालूम होगा, लेकिन अब तुमने अगर चीफ की शान में कोई गुस्ताखी की तो मैं तुम्हें वाकई गोली मार दूंगा, नौजवान ने कहा और बोतल उठाए आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो जब कमरे से बाहर चला गया तो इस वक्त उसके सारे साथियों को होश आ चुका था। फिर सबके सवालों के जवाब में इमरान ने वही कुछ बता दिया जो उस नौजवान ने इमरान को बताया था। वो वाकई ये आदमी बुज़दिल है कि उसने हमें बेहिस भी कर रखा और रस्सियाँ भी बांध रखी हैं। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ये बुज़दिल नहीं बल्कि तुम्हारी दहशत है। तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को जादूगरों की जमात समझते हैं। तलीसम होशरबा की जादूगरों की जमात की बस इधर मंतर पड़ा और उधर सिचुएशन बदल गई। इमरान ने कहा तो सब बेएहतियात हंस पड़े। इमरान साहब, ये लोग ब्लैक थंडर के एजेंट हो गए, लेकिन उन्होंने हमें चेक कैसे कर लिया? कैप्टन शील ने कहा।
यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जहाँ कोई आएगा तो उससे पूछ लेंगे, इमरान ने कहा। फिर इससे पहले कि कोई उसकी बात से कोई जवाब देता, कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान मर्द और नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुए। उन दोनों के पीछे वही आदमी था जिसने उन्हें होश दिलाया था। मशीन गन अब उसके कंधे पर लटकने की बजाय उसने हाथ में पकड़ी हुई थी। इमरान उन्हें देखते ही चौंक पड़ा। वो उन दोनों को अच्छी तरह पहचानता था। ये एक्रीमा की ब्लैक एजेंसी के एजेंट थे। मर्द का नाम मार्टिन था, औरत का नाम डैनी था। और अब इमरान को समझ आ गई कि उसके साथियों को होश में लाने वाले ने जिस मार्टिन को चीफ कहा था वो यही मार्टिन है। मार्टिन और डैनी दोनों उसके सामने कुर्सियों पर बैठ गए। तुम्हारे चेहरे के तासुरात बता रहे हैं इमरान कि तुम हम दोनों को पहचान चुके हो। इसके बावजूद मैं तारुफ करा दूं, मेरा नाम मार्टिन है और ये डैनी है, उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम दोनों ने तो ब्लैक एजेंसी से मुतालिक और ब्लैक एजेंसी का हमारे साथ क्या ताल्लुक़? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, ब्लैक एजेंसी का वाकई तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही अब हमसे कोई ताल्लुक़ है। हमारा ताल्लुक़ अब ब्लैक थंडर से है और ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम ब्लैक थंडर से टकराने यहाँ पहुँच गए। कार्टर ने कहा। तुम दोनों को यहाँ देखकर मुझे वाकई अपनी बदकिस्मती का एहसास होने लग गया और शायद इस बदकिस्मती के एहसास की वजह से तुमने हमें बेहिस भी किया और साथ ही रस्सियों से भी बांध दिया। इमरान ने कहा तो कार्टन बेएहतियात हंस पड़ा। मैं तो कोठी मिसाइलों से उड़ाने के हक में था, लेकिन डैनी चाहती थी कि तुम्हें बेहोश किया जाए, फिर होश में लाकर तुमसे बातें की जाए, इसलिए मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम मौका मिलते ही कुछ ना कुछ कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें बेहिस कराकर रस्सियाँ भी बंधवा दी। कार्टन ने हंसते हुए कहा। मुझे डैनी पर रश्क आ रहा है कि उसे इस कदर ताबेदार और फर्माबरदार शोहर मिला, लेकिन साथ ही अफसोस भी हो रहा है कि डैनी बोलने से माजूर है। इमरान ने कहा तो कार्टन और डैनी दोनों बेएहतियात चौंक पड़े। तुम मुझे अच्छी तरह पहचानते हो इमरान, मैंने तुम्हारे साथ एक मिशन में काम किया और ये भी सुन लो कि मुझे तुमसे बातें करने का कोई शौक़ नहीं, बल्कि मैं तुमसे इंतकाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि इस मिशन के दौरान तुमने मुझे जज्बाती करके फ़ायदा उठाया और फिर मिशन ख़त्म होने पर तुम इस तरह मुंह फेर कर चले गए जैसे तुम मुझसे वाकिफ़ ही ना थे। डैनी ने कहा तो इमरान बेएहतियात हंस पड़ा। मैंने दरअसल एक माहिर नजूमी से जायचा बनवाया और उसने मुझे बताया था कि तुमने कार्टन से शादी करनी, और मैं चूँकि कार्टन नहीं हूँ बल्कि इमरान था, इसलिए मजबूरन मुझे रास्ते से हटना पड़ा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। डैनी, अब क्या मज़ीद वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत है? कार्टन ने कहा। रेनाल्ड, डैनी ने मुड़कर रुकब में मौजूद नौजवान से कहा जो मशीन गन हाथ में पकड़े खड़ा था। यस मैडम, उस नौजवान ने चौंक कर कहा। मशीन गन मुझे दो, डैनी ने कहा तो रेनाल्ड ने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन डैनी के हाथ में दे दी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, डैनी ने इंतहाई सफ़ाकाना लहजे में कहा। एक मिनट, आहर तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? हम तो वैसे भी बेहिसो हरकत हैं, मरने से पहले हमें ज़हनी तौर पर तो मुतमईन होने दो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या मतलब? ज़हनी तौर पर मुतमईन होने का क्या मतलब हुआ? डैनी ने चौंक कर कहा। पहली बात तो ये कि हमें ये बता दो कि तुमने हमारा सुराग कैसे लगाया, वरना ये हालिश मरने के बाद भी हमें चैन ना लेने देगी। इमरान ने कहा तो कार्टन बेएहतियात हंस पड़ा। तुम तो पहले भी ब्लैक थंडर के आड़े आते रहे हो, इसलिए तुम्हें तो मालूम है कि ब्लैक थंडर इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल करती है और जिस मशीन के ज़रिए तुम्हें ट्रेस किया गया उसका तो शायद तुम तस्वर भी नहीं कर सकते। कार्टन ने बड़े फाहराना लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने वॉइस टेकिंग कंप्यूटर के बारे में तफसील बताना शुरू कर दी। लेकिन उस कंप्यूटर में तो हमारी आवाज़ें फीड ही नहीं होंगी, फिर वो हमें कैसे चेक कर सकते हैं? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम अपने दौर के वॉइस टेकिंग कंप्यूटर की बात कर रहे हो, जबकि ये कंप्यूटर एक सदी आगे की ईजाद है, इसलिए इसमें तुम्हारी आवाज़ों की फीडिंग की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमने उसे पाकिस्तानी ज़ुबान का टारगेट दिया और उसने अरबों खरबों आवाज़ों में से टारगेट तलाश कर लिया। तुम सब लार्सन कॉलोनी की कोठी में बैठे पाकिस्तानी ज़ुबान में बातें कर रहे थे, इसलिए कंप्यूटर ने तुम्हें चेक कर लिया और तुम्हारी लोकेशन भी चेक कर ली। इस तरह हमें मालूम हो गया कि तुम कहाँ मौजूद हो, कार्टर ने कहा। लेकिन उस कंप्यूटर को पाकिस्तानी ज़ुबान का इल्म कैसे हो गया? जहाँ शीटलैंड में ज़ाहिर है पाकिस्तानी ज़ुबान के बारे में तो शायद कोई जानता ही ना होगा। इमरान ने कहा। ये मेरा काम है, कार्टर ने कहा। फिर उसे तफसील बता दी कि उसने किस तरह ग्रेटलैंड में पाकिस्तानी सफारत खाने से पाकिस्तानी कौमी तराना फ़ोन पर टेप किया, फिर ये टेप इस कंप्यूटर तक पहुंचा दी। ओह गुड शो, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो और ये वाकई मुस्तकबिल की इजाद है। लेकिन तुम्हारा राब्ता सेंटर से कैसे हो गया? ये सेंटर तो लाजमन सेक्शन हेडक्वार्टर के तहत काम करता होगा। सेक्शन हेडक्वार्टर का राब्ता तो सबसे होता है, लेकिन हमारा उससे बराह रास्त राब्ता भी है, कार्टर ने कहा। ओके, अब ये मसला तो हल हो गया। अब ये बता दो कि सेक्शन हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने कहा तो कार्टन बेएहतियात हंस पड़ा। इसका इल्म शायद सेक्शन हेडक्वार्टर में काम करने वालों को भी ना हो। मुझे कैसे हो सकता है? कार्टन ने कहा। क्या तुम्हारा राब्ता सेक्शन हेडक्वार्टर से नहीं होता? अब हमें हला करके तुम वहाँ उसे रिपोर्ट तो दोगे, इमरान ने कहा।
رابطہ ہماری طرف سے خصوصی ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہوتا ہے اور سیکشن ہیڈ کوارٹر کو چاہے تو فون پر رابطہ کر سکتا ہے، کارٹر نے کہا۔ تو چلو اس کی فریکوینسی ہی بتا دو، عمران نے کہا۔ بند کرو یہ سب کچھ، بہت باتیں ہو چکی ہیں ڈینی نے، اب ختم کرو یہ جھنجھٹ، کارٹر نے کہا۔ مسٹر رینالڈ اب بتاؤ، میں نے سچ کہا تھا نا؟ عمران نے ان دونوں کے پیچھے کھڑے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ دونوں بے احتیاط اچھل پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا کہا تھا عمران نے تم سے؟ ان دونوں نے مڑ کر رینالڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو رینالڈ نے انہیں بتا دیا کہ عمران نے اسے چوہا کہا، جس پر اس نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ تم نے بزدلوں کی طرح ہمیں بے بس بھی کر رکھا ہے، رسیاں بھی باندھ رکھی ہیں، اور اب یہ بات میں نے اس لیے کی کہ تم فریکوینسی بتانے میں بھی خوفزدہ ہو۔ اب تم خود بتاؤ کہ فریکوینسی بتانے سے کیا میں نے اس فریکوینسی کا اچار ڈالنا ہے؟ اس کے باوجود بھی تم خوفزدہ ہو، عمران نے کہا۔ تم اس فریکوینسی کو معلوم کر کے آخر کرو گے کیا؟ کارٹر نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ میں عالم بالا سے سیکشن ہیڈ کوارٹر کو کال کروں اور ان کا شکریہ ادا کروں کہ ان کی وجہ سے میں دنیا کے بکھیڑوں سے نجات حاصل کر سکا ہوں، عمران نے کہا۔ تو کارٹن کے ساتھ ساتھ ڈینی بھی بے احتیاط ہنس پڑی۔ بتا دو کارٹن، اسے فریکوینسی، مرنا تو اس نے ہے ہی، ڈینی نے کہا۔ تو کارٹن نے فریکوینسی بتا دی۔ واہ، اب واقعی کنفرم ہو گیا کہ تم جیسے تابعدار اور فرمانبردار شوہر کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ یہ اعزاز صرف ڈینی کو اس دنیا میں ملا ہے۔ بہرحال اب سوال جواب ختم، اب ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، البتہ ہماری آخری خواہش پوری کر دو تاکہ ہم اطمینان سے مر سکیں، عمران نے کہا۔ اچھا، ہمیں پتہ تو چلے کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، کارٹن نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہمیں پانی پلا دو، صرف نصف گھنٹہ دے دو تاکہ میں اور میرے ساتھی مرنے کی شاندار اداکاری کی ریہرسل کر سکیں، کیونکہ اب اس کے سوا بظاہر اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اور ہاں اس دوران ہم عبادت بھی کر لیں گے، عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تو کارٹن بے احتیاط ہنس پڑا۔ تم بلیک ایجنسی کے ایجنٹوں کے سامنے بیٹھے ہو عمران، عام مجرموں کے سامنے نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم پانی کیوں مانگ رہے ہو، کیونکہ پانی پینے سے بے حس کر دینے والی دوا کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور آدھا گھنٹہ تم اس لیے مانگ رہے ہو کہ اس دوران تم رسیاں کھول سکو۔ تمہاری عیاری اور اداکاری کا وقت گزر چکا، اب واقعی تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی موت کا وقت آ گیا ہے، ڈینی فائر کھول دو، کارٹن نے کہا۔ تو ڈینی نے یکلا مشین گن سیدھی کی، پھر اس نے ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے کمرہ مشین گن کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا، اور اس کے ساتھ ہی کارٹن کی فاتحانہ کہکہے سنائی دیے۔ کارٹن اور ڈینی دونوں بے احتیاط اپنے ہیڈ کوارٹر آفس میں بیٹھے موجود تھے۔ ان دونوں کے چہرے فتح اور جوش سے چمک رہے تھے۔ کارٹن نے الماری کھولی، اس میں سے سرخ رنگ کا کارڈلیس فون پیس نکالا، اسے لا کر میز پر رکھا، پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سیمور سیکشن ہیڈ کوارٹر، رابطہ قائم ہوتے ایک نصف مشینی آواز سنائی دی۔ کارٹن بول رہا ہوں، چیف سے رابطہ کراؤ، مشن سکسیسفل، اسپیشل میسج، کارٹن نے کہا۔ ہیلو کارٹن، میں چیف بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، وکٹری چیف، عمران اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو چکا ہے، کارٹن نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیسے، تفصیل بتاؤ، دوسری طرف سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ تو کارٹن نے وائس کمپیوٹر چیکنگ سے لے کر انہیں بے ہوش کر کے ہیڈ کوارٹر کے مخصوص کمرے میں لے آنے، پھر وہاں ڈینی کی ان پر فائرنگ کھولنے کی پوری تفصیل بتا دی۔ کیا تم نے کنفرم کر لیا کہ وہ واقعی ہلاک ہو چکا ہے، چیف نے کہا۔ یس چیف، ڈینی نے اس وقت تک ٹریگر سے انگلی نہ ہٹائی جب تک کہ وہ ساکت نہ ہو گئے، سینکڑوں کی تعداد میں گولیاں ان کے بندھے ہوئے جسموں میں اتر گئی، کارٹن نے کہا۔ کیا تم نے یہ چیک کر لیا کہ وہ واقعی عمران اور اس کے ساتھی تھے، چیف نے کہا۔ یس چیف، میں نے پہلے ہی سادہ پانی سے ان کے میک اپ صاف کیے، اس طرح وہ سب اصل چہروں میں آ گئے، پھر چیف ہم تسلی کر کے کافی دیر تک عمران سے باتیں کرتے رہے، وہ واقعی اصل تھے، کارٹن نے کہا۔ ان کی لاشیں کہاں ہیں، چیف نے کہا۔ میں نے اینڈریو کو حکم دیا کہ ان کی لاشوں کو برقی بھٹی میں ڈال دے، وہ اس وقت اس کام میں مصروف ہوگا، کارٹن نے کہا۔ اوکے، تم ابھی وہیں رہو گے، میں مین ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ دے کر پھر تم سے بات کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کارٹن نے ریسیور رکھ دیا۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر کو شاید یقین نہیں آ رہا کہ یہ لوگ واقعی ہلاک ہو چکے ہیں، ڈینی نے کہا۔ تم سیکشن ہیڈ کوارٹر کی بات کر رہے ہو، مجھے تو خود ابھی تک یقین نہیں آ رہا، حالانکہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہوا، کارٹن نے کہا۔ تم لوگوں نے خواہ انہیں معفوق الفطرت بنا رکھا تھا، تم نے دیکھا وہ کتنی آسانی سے ہلاک کر دیے گئے، ڈینی نے کہا۔ ایسا صرف اس لیے ہوا ڈینی کہ ہم نے انہیں بے حس کر رکھا تھا، ساتھ ہی رسیوں سے بندھوا دیا ہے، ورنہ شاید اتنی آسانی سے معاملہ فائنل نہ ہوتا، کارٹن نے جواب دیا۔ اس لیے عمران تمہیں بزدل کہہ رہا تھا۔ بہرحال اب یہ لوگ ختم ہو گئے ہیں، اب کیا پروگرام ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں چھٹیاں منانے ناراض جانا چاہیے، ڈینی نے کہا۔ ضرور جائیں گے، پہلے میں مین ہیڈ کوارٹر کو تو تسلی کر لے، کارٹن نے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کارٹن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس کارٹن بول رہا ہوں، کارٹن نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ چیف بول رہا ہوں، مین ہیڈ کوارٹر تم سے براہ راست بات کرے گا، کال کا انتظار کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کارٹن نے ریسیور رکھ دیا۔ مین ہیڈ کوارٹر کیا پوچھے گا ہم سے، ڈینی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا، کارٹن نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ حیرت ہے کہ یہ لوگ بھی مر گئے ہیں لیکن کسی کو ان کی موت کا یقین نہیں آ رہا، ڈینی نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کا فکرہ مکمل ہوتا، ڈینی کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو کارٹن نے ریسیور اٹھا لیا۔ کارٹن بول رہا ہوں،
कार्टन ने मोदबाना लहजे में कहा। क्रांस्की बोल रही हूँ, स्पेशल एजेंट ऑफ मेन हेडक्वार्टर। एक भारी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो कार्टन और डैनी दोनों बेएहतियात चौंक पड़े। उनके चेहरों पर हैरत के तासुरात नुमाया थे। शायद उनके जहनों में भी तसव्वुर न था कि इस तरह कोई एजेंट उनसे बात करेगा। ये कार्टन बोल रहा हूँ, कार्टन ने कहा। कार्टन, तुमने सीमोर सेक्शन हेडक्वार्टर को रिपोर्ट दी है कि तुमने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और उसके काम करने वाले अली इमरान का खात्मा कर दिया है। क्रांस्की ने कहा। यस मिस्टर क्रांस्की, मैं उनकी लाशें खुद चेक करना चाहता हूँ। क्रांस्की ने कहा। सॉरी जनाब, वो तो अब तक बरकी भट्टी में राख बन चुकी होंगी। कार्टन ने कहा। और फिर कैसी कंफर्मेशन होगी? बहरहाल तुम तफसील बताओ कि ये लोग कितनी तादाद में थे और कैसे तुम्हारे हाथ लग गए। तुम्हारी और उनके दरमियान क्या बातें हुई, इस तरह ये हलाक हुए? पूरी तफसील से सब कुछ बता दो, क्रांस्की ने कहा। तो कार्टन ने एक बार फिर शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तफसील दोहरा दी। उसने इमरान की आरी हारिश वाली बात इसलिए गोल कर दी कि वो सिर्फ मजाक था। तुम्हारे और इमरान के दरमियान जो बातें हुई वो प्लीज़ लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहरा दो, लफ्ज़ ब लफ्ज़। दूसरी तरफ से कहा गया तो कार्टन ने तमाम गुफ्तगू दोहराना शुरू कर दी। ट्रांसमिटेड फ्रिक्वेंसी तुमने उसे क्यों बताई थी? क्रांस्की ने चौंक कर पूछा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है क्रांस्की? मुर्दा आदमी फ्रिक्वेंसी से क्या फ़ायदा उठा सकता है? अगर वो ज़िंदा भी रह जाता तब भी उससे वो क्या फ़ायदा उठा सकता था? कार्टन ने इस बार बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अगर इमरान ज़िंदा बच गया तो वो इस फ्रिक्वेंसी से सेक्शन हेडक्वार्टर का मोहल्ले वकूर तलाश कर लेगा। वह ऐसे कामों में माहिर है। उसने यकीनन पहले भी अपने अंदाज में तज्जिया करके ये मालूम किया होगा कि ये सेक्शन हेडक्वार्टर शीटलैंड में है, वरना वो कभी शीटलैंड ना आता। क्रांस्की ने कहा। कर लेता होगा, लेकिन अब तो वो हलाक हो चुका है। कार्टन ने कहा। मिस्टर कार्टन, असल बात यह है कि आपकी बातें सुनकर भी यकीन नहीं आ रहा कि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इतनी आसानी से हलाक हो गए हैं। इतनी आसानी से तुम बता रहे हो? इसे तुम्हारी आवाज़ बाकायदा सेक्शन हेडक्वार्टर में भी चेक की गई और मेन हेडक्वार्टर में भी, लेकिन ये कंफर्म है कि तुम नकली नहीं बल्कि असल कार्टन हो। अलबत्ता उन लाशों की चेकिंग हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल अब क्या किया जा सकता है, ओके, अब मुस्तकबिल बताएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं। गुड बाय। दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो कार्टन ने एक बार फिर रिसीवर रख दिया। अजीब अजाब में फंस गए हैं। मुझे मामूली सा भी ख्याल होता कि ये लोग इस तरह यकीन नहीं करेंगे तो मैं उनकी लाशें महफूज करा देता। कार्टन ने कहा। रेनाल्ड से मालूम तो करो, हो सकता है कि उसने भी अभी तमाम लाशें बरकी भट्टी में ना डाली हों। डैनी ने कहा। नहीं, क्रांस्की को मैं कह चुका हूँ, अब मैं अपनी बात को गलत कैसे कह सकता हूँ, वरना सारा मामला वाकई मशकूक हो जाएगा। कार्टन ने कहा। उस लम्हे फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो कार्टन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कार्टन बोल रहा हूँ, कार्टन ने कहा। चीफ बोल रहा हूँ। कार्टन, मुबारक हो, मेन हेडक्वार्टर ने तुम्हारी वजाहत तस्लीम कर ली है और अब तुम इस मिशन के फाते करार दिए जा चुके हो और मेन हेडक्वार्टर ने हुक्म दिया कि तुम्हें और डैनी दोनों को एसएस एजेंट बना दिया जाए। चनाचे आज से तुम सीमोर सेक्शन हेडक्वार्टर के एसएस एजेंट हो और तुम जानते हो कि एसएस एजेंट कौन होते हैं? चीफ ने कहा। ये सिर्फ एसएस एजेंट, स्पेशल सुपर एजेंट को कहा जाता है और ये वाकई हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। कार्टन ने कहा। यह एजाज़ ही नहीं बल्कि तुम्हारी खुशकिस्मती है कि अब तुम सेक्शन हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी में शामिल हो गए हो। चीफ ने कहा। यस चीफ, कार्टन ने कहा। सेक्शन हेडक्वार्टर की फ़ाइल तुम तक पहुंच जाएगी ताकि तुम आला सतही मीटिंग में शामिल हो सको। गुड बाय। दूसरी तरफ से कहा गया और रिसीवर रख दिया गया। उसका चेहरा मुसरत की शिद्दत से पके हुए टमाटर से भी ज़्यादा सुर्ख हो गया। डैनी की भी यही हालत थी। उसके चेहरे के अज़ा मुसरत की शिद्दत से इस तरह भड़क रहे थे जैसे उनमें लाखों वोल्टेज का करंट गुजर रहा हो। दोनों की आंखों में तेज़ चमक थी। विक्ट्री, हाय विक्ट्री, उन दोनों ने उछल कर खड़े होते हुए कहा। दूसरे लम्हे वो एक दूसरे के बाजू में बाजू डाले वहीं ऑफिस में ही रक्स करने लगे। वो बार बार विक्ट्री, हाय विक्ट्री के नारे लगा रहे थे। काफ़ी देर तक इसी तरह बेएहतियात अंदाज में रक्स करने के बाद जब उन दोनों का रक्स करने का जोश कदरे कम पड़ा तो वो अलहदा हो गए। डैनी तो कुर्सी पर बैठ गई जबकि कार्टन तेज़ी से एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली, उसमें से एक शराब की बोतल और 2 जाम उठाकर अलमारी बंद की और बोतल और जाम लाकर दरमियानी मेज़ पर रख दिए। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी और वो दोनों बेएहतियात चौंक पड़े। यस कम इन। कार्टन ने मुड़कर दरवाज़ा खोला और कार्टन की पर्सनल सेक्रेटरी अंदर आई। बॉस, एसएस हेडक्वार्टर से आस्कराइंड मशीन के जरिए ये फाइल मौसूल हुई है। पर्सनल सेक्रेटरी ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा और हाथ में पकड़ी हुई फाइल कार्टन की तरफ बढ़ा दी। अरे अच्छा ठीक है, तुम जाओ, कार्टन ने फाइल लेते हुए कहा तो पर्सनल सेक्रेटरी सर हिलाते हुए वापस मुड़ी। सुनो, रेनाल्ड ऑफिस पहुंचा है या नहीं? डैनी ने पूछा। नो मैडम, अभी तो वो 0 सेक्शन में है। पर्सनल सेक्रेटरी ने मुड़कर मोदबाना लहजे में जवाब दिया। और अच्छा, जब वो आए तो उसे ऑफिस भेज देना, डैनी ने कहा। यस मैडम, पर्सनल सेक्रेटरी ने जवाब दिया और तेज़ी से कदम उठाती वापस चली गई। तुम शराब डालो डैनी, मैं ये फ़ाइल ज़रा देख लूँ, कार्टन ने कहा। तो डैनी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उठकर उसने शराब डालनी शुरू कर दी। उसने एक जाम उठाकर कार्टन के सामने रखा, दूसरा लेकर वो कुर्सी पर आकर बैठ गई। ये सेक्शन हेडक्वार्टर के बारे में फ़ाइल है या कोई और है? डैनी ने कहा। वही है, कार्टन ने जवाब दिया। तो डैनी ने इस बात में सर हिला दिया। पढ़कर मुझे भी देना, मुझे भी बेहद तजस्सुस हो रहा है कि हमारे सेक्शन हेडक्वार्टर कहाँ है। डैनी ने कहा। तुम पढ़ोगी तो हैरान रह जाओगी।
कम अज़ कम मेरे तो तसव्वुर में भी ना था कि ये हेडक्वार्टर इस कदर वसी और अरीज़ भी हो सकता है और यही शीट लैंड में भी हो सकता है। कार्टर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, फिर इससे पहले कि डैनी कोई जवाब देती, अचानक कमरे का एक दरवाज़ा एक धमाके से खुला और डैनी की हलक से चीख निकली। उसके हाथ में मौजूद शराब से भरा हुआ जाम नीचे गिरा। दूसरे लम्हे उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। क्या हुआ, क्या हुआ? फाल में और कार्टर ने बेएहतियात सर उठाकर देखा। दूसरे लम्हे उसके हाथ से भी फाल गिरती चली गई। उसकी आंखें भी हैरत और खौफ की शिद्दत मिली जुली कैफियत की बिना पर हकीकतन कानों तक फैलती चली गईं। डैनी ने कुर्सी पर बैठे बैठे यकलस मशीन गन का ट्रैगर दबाया। गोलियों की बाज सीधी इमरान के जिस्म से टकराई। इसके साथ ही इमरान की मुंह से इंतहाई दर्दनाक चीख निकल गई। डैनी ने बिजली की सी तेज़ी से हाथ घुमाया और इमरान के सारे साथियों के जिस्मों में बिला मुबालगा सैकड़ों गोलियां उतरती चली गई और कमरा इमरान और उसके साथियों के हलक से निकलने वाली दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। उसके साथ ही कार्टन के हलक से बेएहतियात एक फातिहाना कहकहा निकला। उनके जिस्मों से खून इस तरह बह रहा था जैसे फव्वारे चल पड़े हों। बस करो, ख़त्म हो गए हैं ये, कार्टन ने एक झटके से उठते हुए कहा तो डैनी भी बेएहतियात उछल कर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर भी इंतहाई इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। इमरान और उसके सारे साथियों की आंखें बंद हो चुकी थी और गर्दनें ढलक गई थी। वो सब खत्म हो चुके थे। उनकी लाशों को खोलकर बर्फ की भट्टी में डालकर राख कर दो। ये शैतान है, इसलिए जब तक ये जलकर राख ना हो जाएंगे तब तक मुझे इत्मीनान नहीं आएगा, कार्टर ने रेनाल्ड से मुखातिब होकर कहा। यस चीफ, रेनाल्ड ने असबात में सर झुकाते हुए कहा। आओ डैनी, अब उनकी मौत का जश्न मनाएं। तुमने आज ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है इस पर पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम गूंजता रहेगा। आओ, कार्टर ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और डैनी का हाथ पकड़कर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रेनाल्ड ने भी मशीन गन अपने हाथ से लटकाई और उन दोनों के पीछे चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, इमरान ने आंखें खोली। उसकी गर्दन सीधी हो गई। इसके साथ ही उसके सारे साथियों ने ना सिर्फ आंखें खोल दी बल्कि उन्होंने भी गर्दनें सीधी कर लीं। उनके जिस्मों से अभी तक खून रस रहा था। अगर ये लोग जिस्मों की बजाय सिरों को निशाना बनाते तब, जूलिया ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। वो हमारी चीखें सुनना चाहते तो सिरों पर गोलियां मारने से उन्हें चीखें कैसे सुनाई दे सकती थी? वैसे तुम सबने जिस अंदाज में चीखें मारी उसने तो मेरा दिल भी दहला दिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, क्या आपको पहले से मालूम था कि ये सूरत हाल पेश आएगी? आपने पाकिशा से रवानगी के वक्त ही अपने समेत सबको ऐसे स्टीप जैकेट्स पहना दी थी, हालांकि इससे कबल आपने ऐसा कोई अमल ना किया था। सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये ब्लैक थंडर है सफदर, मुझे खदशा था कि ज़रूरी नहीं कि ये लोग सामने आकर कोई कार्रवाई करें, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि SVT स्पेशल जैकेट्स मुस्तकिल इस्तेमाल की जाएँ। तुमने देखा कि उसका बहरहाल फ़ायदा ही हुआ, वरना इस वक्त सीक्रेट सर्विस लाशों में तब्दील हो चुकी होती, इमरान ने कहा। इमरान, मेरे जिस्म में हरकत पैदा हो रही है, अचानक जूलिया ने कहा। और जल्दी करो, मसनूई खून की वजह से रस्सियाँ गीली हो चुकी हैं, तुम आसानी से निकल सकती हो, जल्दी करो, किसी भी वक्त रेनाल्ड वापस आ सकता है, इमरान ने कहा। फिर चंद ही लम्हा बाद जकला जूलिया का जिस्म ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया। मेरे जिस्म में भी हरकत हो रही है। उसी लम्हे सालिया की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी। अरे वाह, इसका मतलब है कि यहाँ भी लेडीज़ फर्स्ट के असूल पर अमल हो रहा है, इमरान ने कहा। फिर उसने सालिया के जिस्मों को भी रस्सियों में से फिसल कर उठते हुए देखा। थोड़ी सी कोशिश के बाद जूलिया उछलकर फर्श पर जा खड़ी हुई और चंद लम्हों बाद सालिया भी अलबत्ता इमरान समेत बाकी सब इसी तरह बेहिस्सो हरकत बैठे रहे। उस रेनाल्ड का ख्याल रखना, उसे ख़त्म नहीं करना, सिर्फ बेहोश करना है, इमरान ने कहा। फिर उसके साथ ही जूलिया और सालिया की बिजली की सी तेज़ी से दरवाजे की साइडों में जाकर खड़ी हो गई। उनके लिबासों पर खून के बड़े बड़े धब्बे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और रेनाल्ड बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। अरे ये क्या, उसने जकला तो चलते हुए कहा, लेकिन उसके साथ ही उसके हलक से बेएहतियात चीख निकली और वो उछलकर मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। नीचे गिरकर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जूलिया और सालिया दोनों ने उसे दोनों एतराफ़ से पैरों की ज़रबें लगाना शुरू कर दी और चंद लम्हों बाद रेनाल्ड बेहिस्सो हरकत हो गया। अब अलमारी में देखो, यकीनन जहाँ पानी की बोतलें होंगी, जल्दी करो, किसी भी लम्हे कोई भी आ सकता है, इमरान ने कहा। तुम पानी लाओ सालिया, मैं बाहर देखती हूँ। जूलिया ने मुंह के बल औंधे पड़े हुए रेनाल्ड को सीधा करके उससे कांधे से लगती हुई मशीन गन निकालते हुए कहा। ख्याल रखना, जब तक हम सब ठीक ना हो जाएं, किसी को इस बारे में इल्म ना हो, इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। मुझे मालूम है कि क्या करना है और क्या नहीं, जूलिया ने कहा। मशीन गन उठाए वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जबकि सालिया तेज़ी से दीवार में नस्ब अलमारी की तरफ बढ़ी। फिर उसने अलमारी में से पानी की 2 बड़ी बड़ी बोतलें उठाई और इमरान की तरफ बढ़ी। उसने एक बोतल का ढक्कन खोला और उसे इमरान के मुँह से लगा दिया। इमरान ने जल्दी जल्दी पानी पीना शुरू कर दिया। फिर इमरान ने मुँह हटा लिया। बस इतना काफ़ी है, जल्दी करो, बाकी साथियों को भी पिलाओ, इमरान ने कहा। तो सालिया बोतल उठाए सफदर की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हा बाद ही इमरान ने अपने जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होते महसूस किए तो उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए। उसी लम्हे जूलिया भी वापस आ गई। ये अलहदा पोर्शन है जहाँ उस रेनाल्ड के अलावा और कोई नहीं, अलबत्ता
ایک کمرے میں ایک برقی بھٹی آن ہے۔ جولیا نے واپس آ کر کہا میری رسیاں کھولو، جلدی کرو، کسی بھی لمحے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ عمران نے کہا تو جولیا تیزی سے عمران کی کرسی کے عقب میں آ گئی۔ پھر چند لمحوں بعد عمران کی جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیاں ڈھیلی پڑتی چلی گئیں، جبکہ سالہ اس دوران باقی ساتھیوں کو پانی پلانے میں مصروف تھے۔ عمران نے ہاتھ سے باقی رسیاں کھولیں، اب اس کا جسم پوری طرح حرکت میں آ چکا تھا، جبکہ جولیا اب صفدر کے عقب میں چلی گئی تاکہ اس کی رسیاں کھول سکے۔ عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر اس نے محسوس انداز میں چلنا شروع کر دیا تاکہ اس کا جسم پوری طرح چاق و چوبند ہو سکے۔ آج واقعی مرنے کا لطف آ گیا۔ چند لمحوں بعد عمران نے کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا عمران صاحب، کیا بلیک تھنڈر کو یقین آ جائے گا کہ آپ ہلاک ہو چکے ہیں؟ صفدر نے کہا صفدر پلیز یہ ٹاپک ختم کرو۔ اچانک جولیا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا اور صفدر بے احتیاط ہنس پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جولیا عمران کی موت کے بارے میں حالی الفاظ بھی سننا برداشت نہیں کر سکتی۔ چلو میری بجائے تنویر کی بات کرو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں خبردار، اب یہ ٹاپک ختم کرو، جولیا نے اس بار گھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس بار سب کے ساتھ ساتھ تنویر بھی بے احتیاط ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب پوری طرح ٹھیک ہو چکے تھے، جبکہ اس دوران عمران نے رینالڈ کو اٹھا کر ایک کرسی پر نہ صرف ڈال دیا بلکہ رسی کی مدد سے اس کے جسم کو کرسی سے باندھ بھی دیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کی جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تو عمران نے ہاتھ ہٹا لیے۔ تھوڑی دیر بعد رینالڈ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی، اس کے ساتھ ہی اس نے بے احتیاط اٹھنے کی کوشش کی کیونکہ لیکن ظاہر ہے رسیوں سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کس مسا کر ہی رہ گیا۔ تم بدروحیں ہو؟ تم زندہ ہو؟ نہیں تم بدروحیں ہو؟ اچانک رینالڈ نے خوف سے پر اور گھگیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر خوف کی شدت سے پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ ہم بدروحیں نہیں بلکہ تم احمق ہو کہ تمہیں ہمیں وہاں رہائش گاہ سے اٹھا کے جہاں تک لے آنے کے باوجود ہمارے لباسوں کے نیچے موجود SVT جیکٹس کو چیک ہی نہ کیا، اور اگر تم چیک کر لیتے تو ہم بدروحیں ہونے کے باوجود بہرحال روحوں میں ضرور تبدیل ہو چکے ہوتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ SVT جیکٹس وہ کیا ہوتی ہیں؟ رینالڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ خصوصی میٹیریل کی بنی ہوئی جیکٹس جن میں مصنوعی خون بھرا ہوتا ہے تاکہ مارنے والے کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ جیکٹس پہنے ہوئے آدمی کو واقعی گولیاں لگی ہیں۔ اب ہماری جیکٹس میں گولیوں کے ہول بھرے ہوئے ہوں گے جبکہ مصنوعی خون باہر نکل چکا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر رینالڈ نے رک کر کہا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ مزید حیرت ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، اب تم صرف یہ بتا دو کہ جہاں کتنے افراد ہیں، کارٹن اور ڈینی کہاں ہے، پوری تفصیل بتا دو ورنہ تمہارے لباس کے نیچے بہرحال SVT جیکٹس موجود نہیں، اس لیے تمہاری موت یقینی ہوگی۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مجھے مت مارو، میں سب کچھ بتا دوں گا، رینالڈ نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے اس طرح بولنا شروع کر دی جیسے ٹیپ ریکارڈر آن ہو جاتا ہے۔ پھر عمران نے پے در پہ سوالات کر کے اسے ساری صورتحال معلوم کر لی اور اس کے ساتھ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ رینالڈ کے مطابق یہ ایک کوٹھی تھی جس سے باہر 2 مسلح گارڈ تھے، جبکہ نیچے تہہ خانے میں یہ کمرہ اور اس کے ساتھ 3 اور کمرے تھے جنہیں 0 پورشن کہا جاتا تھا۔ اوپر کارٹن اور ڈینی کی رہائشی کمرے بھی تھے اور آفس بھی، جبکہ ایک لڑکی آفس کے ساتھ والے کمرے میں بطور پرسنل سیکرٹری بیٹھتی تھی۔ اس کے علاوہ اندر کوئی اور آدمی نہ تھا۔ رینالڈ جہاں اس کوٹھی کا انچارج تھا اس کی رہائش گاہ بھی اس کوٹھی میں تھی۔ اوکے، چونکہ تم نے تعاون کیا اس لیے تمہیں آسان موت مارا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس کا بازو گھوما اور رینالڈ کی کنپٹی پر پڑنے والے ہو کی بھرپور ضرب کے ساتھ ہی رینالڈ کے منہ سے چیخ سی نکلی اور اس کے ساتھ اسی گردن ڈھلک گئی۔ تنویر اسے آف کر دو ورنہ کسی بھی لمحے ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، عمران نے مڑتے ہوئے تنویر سے کہا، پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے باقی ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا، پھر وہ اس کمرے سے باہر راہداری میں آ گئے۔ چند لمحوں بعد تنویر بھی راہداری میں آ گیا۔ عمران جو کہ رینالڈ سے کوٹھی کا نقشہ معلوم کر چکا تھا اس لیے وہ اطمینان سے چلتا ہوا اوپر والے پورشن میں آ گیا۔ اس لڑکی کو اس طرح بے ہوش کرنا کہ اس کے منہ سے آواز نہ نکلے، عمران نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے اس کمرے کا دروازہ کھولا جس میں پرسنل سیکرٹری بیٹھتی تھی، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ کمرہ خالی تھا۔ البتہ اس کمرے میں دیوار کے ساتھ ایک قدم آدم عجیب و غریب ساخت کی مشین نصب تھی۔ اور یہ تو خالی ہے، عمران نے مڑتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سے کچھ فاصلے سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی، پھر نسوانی قدموں کی آواز اس طرف آتی سنائی دی تو عمران نے اشارہ کیا اور وہ سب سائڈوں کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد ہی موڑ سے ایک نوجوان لڑکی تیزی سے مڑ کر سامنے آئی، پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سنبھلتی صفدر کسی عقاب کی طرح اس پر جھپٹا اور دوسرے لمحے اس لڑکی کے منہ سے اوہ کی آواز نکلی اور اس کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ تنویر اور ہاورڈ، تم دونوں باہر جاؤ اور ان گارڈز کو ہلاک کر دو، ہم اس کارٹن اور ڈینی کا بندوبست کرتے ہیں، عمران نے آہستہ سے کہا تو تنویر اور ہاورڈ دونوں سر ہلاتے ہوئے اس طرف کو بڑھ گئے جہاں سے راستہ باہر کو جاتا تھا۔
जबकि इमरान, सालिया, जूलिया, सफदर और कैप्टन शील उस तरफ को बढ़ने लगे जिधर से ये लड़की आई थी। वो समझ गए कि कार्टन और डैनी इस कमरे में है जिसे रेनाल्ड ने ऑफिस कहा। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस के दरवाजे के सामने पहुँच कर रुक गए। इमरान ने मुड़कर एक नज़र अपने साथियों की तरफ देखा और उसके लबों पर बेएहतियात मुस्कुराहट तैरने लगी, क्योंकि उसके अपने समेत उसके सारे साथियों के जिस्म इस तरह खून आलूद नज़र आ रहे थे कि देखने वाला एक नज़र देखकर ही समझ सकता था कि ये लोग इंतहाई शदीद ज़ख्मी हैं। उसके साथ ही इमरान ने दरवाजे पर लात मारी तो दरवाज़ा एक धमाके से खुला और इमरान उछल कर अंदर दाखिल हो गया तो सामने कुर्सी पर बैठी हुई डैनी के हलक से चीख निकली। उसके साथ ही उसके हाथ में मौजूद शराब से भरा हुआ जाम नीचे जा गिरा। उसका चेहरा यकलख जर्द पड़ गया और आंखें खौफ और हैरत से फैलती चली गईं। क्या हुआ, क्या हुआ? कार्टन, जो एक फाइल पर झुका हुआ था, ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने सर उठाया और दूसरे लम्हे उसका भी वही हशर हुआ जो पहले डैनी का हुआ। उसके हाथ में मौजूद फाइल भी गिर गई और उसका चेहरा भी यकलख जर्द पड़ता चला गया और आंखें हैरत और खौफ से कानों तक फैलती चली गईं। दूसरे लम्हे वो दोनों यकी बाद दीगरे रहलाते हुए नीचे कालीन पर गिरते चले गए। ये ब्लैक थंडर और ब्लैक एजेंसी के सुपर एजेंट मर्दों से इस कदर खौफ खाते हैं तो जिंदा इंसानों के सामने उनका क्या हाल होता होगा। इमरान ने तेज़ी से आगे बढ़ते हुए कहा, जबकि इमरान के बाकी साथियों ने आगे बढ़कर उन दोनों को उठाकर वहीं कुर्सियों पर डाल दिया। और ये तो सीमोर सेक्शन हेडक्वार्टर के बारे में तफसीली फ़ाइल है। ओह वेरी गुड, इसका मतलब है कि मरने के बाद आदमी ज़्यादा खुशकिस्मत हो जाता है। वेरी गुड। इमरान ने फ़ाइल उठाकर उसे देखते हुए इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, इसका करना क्या है? ये हैरत के झटके से खौफजदा हुए हैं, अभी होश में आ जाएंगे। जूलिया ने तेज़ लहजे में कहा, इनकी तलाशी लो, फिर इन दोनों को कुर्सियों पर किसी रस्सी से बांध दो, मैं ज़रा इत्मीनान से फ़ाइल देख लूँ, फिर उनसे तफसीली बात होगी। इमरान ने कहा और एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। वो इस तरह फ़ाइल को पढ़ने में मसरूफ़ हो गया जैसे उसे अचानक कोई नेमत गैर मुरतकबा हाथ लग गई हो। यहाँ कोई ना कोई खुफिया सिस्टम होगा, इसलिए उन्हें वहाँ ले चलो जहाँ रेनाल्ड की लाश है, जूलिया ने कहा। लेकिन मिस जूलिया, अगर उस दौरान कोई कॉल आ गई तो फिर उसका तो किसी को इल्म ही ना हो सकेगा, सफदर ने कहा। इमरान फ़ाइल पढ़कर फ़ोन वहीं ले आएगा, चलो उठाओ इन्हें, ये किसी भी वक्त होश में आ सकते हैं, जूलिया ने कहा। तो सफदर और कैप्टन शील ने बेहोश कार्टन और डैनी को उठाकर कांधों पर लादा, फिर तेज़ी से उस कमरे से बाहर निकल गई। सालिया और जूलिया भी उसके पीछे बाहर चली गई, जबकि इमरान दुनिया माफिया से लाताल्लुक़ वैसे ही फ़ाइल पढ़ने में मसरूफ़ रहा। फ़ाइल पढ़कर उसे जैसे ही ख़त्म की, मेज़ पर मौजूद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कार्टन बोल रहा हूँ, इमरान ने कार्टन की आवाज़ और लहजे में कहा। चीफ़ बोल रहा हूँ फ्रॉम सेक्शन हेडक्वार्टर। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ़, इमरान ने लहजे को मोदबाना करते हुए कहा। फ़ाइल देख ली तुमने? दूसरी तरफ से कहा गया। यस चीफ़, इमरान ने जवाब दिया। वो जानबूझकर कम अल्फाज बोल रहा था क्योंकि उसे खदशा था कि कहीं कॉल सेक्शन हेडक्वार्टर में चेक ना हो रही हो। उसे जला देना ये ज़रूरी है और बगैर हमारी तरफ से कॉल के तुमने सेक्शन हेडक्वार्टर को रुख ना करना है और ना कॉल करनी है, समझ गए? दूसरी तरफ से कहा गया। यस चीफ़, इमरान ने कहा और दूसरी फ़ाइल से रब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रखा, फिर फ़ाइल को उसने मोड़कर अपने कोट की अंदरूनी जेब में डाल लिया और खड़ा हो गया। उसने फ़ोन की तार को सॉकेट से बाहर निकाला, फिर उसे फ़ोन पर लपेट कर वो फ़ोन उठाया, उस ऑफिस से बाहर निकला और तेज़ से कदम उठाता 0 सेक्शन की तरफ बढ़ता चला गया। जब वो उस कमरे में पहुंचा जहां उन्हें गोलियां मारी गई थी तो तनवीर और हावर भी वहां पहुंच चुके थे और कार्टन और डैनी दोनों को कुर्सियों पर बिठाकर रस्सी से जकड़ा जा चुका था। इमरान साहब, सफदर बता रहा है कि सेक्शन हेडक्वार्टर के बारे में कोई फ़ाइल मिल गई है, हावर ने कहा। हाँ, शायद हमारी मौत की खुशी में इन दोनों पर सेक्शन हेडक्वार्टर ओपन किया गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे कार्टन के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होना शुरू हो गए। फ़ोन की तार को सॉकेट से जोड़ दो, इमरान ने कहा तो हावर ने फ़ोन उठाया और उसकी तार खोलने लगा। चंद लम्हों बाद डैनी के जिस्म में भी हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे। फिर थोड़ी से वक्फे से कार्टन और डैनी दोनों होश में आ गए। ये क्या मतलब? तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? उन दोनों के चेहरों पर एक बार फिर हैरत शिद्दत से उभरने लगी। अरे, अब बेहोश ना हो जाना, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि तुम्हें बार बार होश में लाते रहें। बड़ी मुश्किल से हमने आलमी बाला पहुंचने से पहले तुमसे चंद बातें मालूम करने की मोहलत हासिल की है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कैसे ज़िंदा हो सकते हो? नहीं, ये कैसे मुमकिन है? उन दोनों की हालत वाकई लम्हा बा लम्हा ख़राब होती जा रही थी। डैनी ने कुर्सी पर बैठे बैठे फायर खोला, इसलिए गोलियां हमारे पेट से ऊपर वाले हिस्से में ही लगी और एसवी जैकेट से ना सिर्फ गोलियां हजम करना शुरू कर दी बल्कि उनकी जगह जैकेट के खानों में भरा हुआ मसनूई खून बाहर निकलना शुरू हो गया। बाकी सारी अदाकारी थी। तुमने तो हमें रिहर्सल का मौका ही ना दिया, लेकिन इसके बावजूद तुमने देख लिया कि हमने बगैर रिहर्सल के भी बेदाग अदाकारी की।
عمران نے جلدی جلدی وضاحت کرتے ہوئے کہا تاکہ وہ کہیں دوبارہ بے ہوش نہ ہو جائیں۔ ایسوی جیکٹس ویری سیڈ، اس کا تو مجھے خیال ہی نہ آیا، اسی لیے تم اس قدر مطمئن تھے، کارٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم نے بھی شاید پہلی بار انہیں استعمال کیا کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ بلیک تھنڈر انتہائی جدید ترین مشینری استعمال کرتی ہے، اس لیے ہماری میک اپ چیک نہ ہو جائے اور کہیں سے ہم پر فائر نہ کھول دیا جائے، لیکن ہمیں بہرحال یہ معلوم تھا کہ تم دونوں ہمیں بچ نکلنے کا کوئی موقع نہ دو گے اور اللہ تعالیٰ ان جیکٹس کو ہی ہماری زندگی کے لیے حصار بنا دے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کاش ہم تمہاری سروں کا نشانہ بناتے، لیکن اب بھی تم بچ کر یہاں سے نہ جا سکو گے، تمہاری آوازیں چیک ہو رہی ہوں گی، کارٹر نے کہا۔ بے فکر رہو، اب ہم نے پاکستانی زبان نہ استعمال کی ہے اور نہ آئندہ کبھی استعمال کریں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر بھی تم بچ کر نہیں جا سکتے، سیکشن ہیڈ کوارٹر کسی بھی لمحے مجھے کال کر سکتا ہے اور جیسے ہی میری بجائے تم بولے تم پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، کارٹر نے کہا۔ ڈینی ہون پیچھے خاموش بیٹھی تھی۔ تمہاری چیف کی مجھ سے بات ہو چکی ہے، اس نے مجھے کہا کہ میں فائل پڑھ کر جلا دوں اور بغیر وہاں سے کال موصول ہوئے سیکشن ہیڈ کوارٹر کا رخ نہ کروں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہاں تو وائس ٹیکنگ مشین موجود ہے، نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں، کارٹر نے حتمی لہجے میں کہا۔ شاید تمہاری چیف کو بھی یقین آ چکا ہے کہ ہم ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے اس نے وائس ٹیکنگ مشین آن کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہیں ختم کرو، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، اچانک جولیا نے کہا۔ یہ شیٹ لینڈ میں رہتے ہیں، اس لیے اب یہ بتائیں گے کہ بیٹر بیٹ شیٹ لینڈ کا کون سا علاقہ ہے، عمران نے کہا تو کارٹن کے ساتھ ساتھ ڈینی بھی بے احتیاط چونک پڑی۔ کارٹن کے چہرے پر یکلخ چمک ابھر آئی۔ تمہیں نہیں معلوم تو ڈینی کو تو بہرحال معلوم ہوگا، ویسے بھی عورتیں مردوں کی نسبت جغرافیے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں، عمران نے ڈینی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھے نہیں معلوم، میں یہ نام ہی پہلی بار سن رہی ہوں، ڈینی نے کہا۔ جولیا اگر ڈینی کو معلوم نہیں تو پھر اسے زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تو جولیا نے بجلی کی سی تیزی سے ساتھ کھڑے ہوئے طویل کے ہاتھ سے مشین گن جھپٹ لی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ڈینی نے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ یہ سچ کہہ رہی ہے، اسے کچھ معلوم نہیں، کارٹر نے بھی تیز لہجے میں کہا۔ جو نہیں جانتا اسے ختم کر دو، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ اس عورت نے ہی مشین گن سے ہم پر گولیاں برسائی تھی، اسے تو ہر صورت میں مر جانا چاہیے، میں نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، اور دوسری لمحے مشین گن کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی ڈینی کی حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ جولیا نے اسی طرح پورا بس ڈینی کے جسم پر کھول دیا جیسے ڈینی نے کھولا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا، کارٹن نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اب تم بتاؤ ورنہ، جولیا نے مشین گن کا رخ کارٹن کی طرف گھماتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ تم ایشیائی بزدل ہو، بنے ہوئے پر فائر کھول رہے ہو، کارٹن نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اور تم نے تو ہمیں باندھنے کے ساتھ ساتھ بے حس بھی کر رکھا تھا، کیا تم بہادر ہو، جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اگر یہ بتا دے جولیا تو اسے چھوڑ دینا، اسے ڈینی کی جگہ دوسری بیوی تو مل سکتی ہے لیکن زندگی دوبارہ نہیں مل سکتی، عمران نے کہا۔ میں بتا دیتا ہوں، یہ خصوصی کوڈ ہے، ویسے تم کبھی یہ معلوم نہ کر سکو گے، لیکن وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑ دو گے، کارٹن نے یکلخ تیز لہجے میں کہا۔ بالکل چھوڑ دیں گے وعدہ، عمران نے کہا۔ بیٹر بیٹ شیٹ لینڈ کے 7 بڑے جزیرے رومس کے شمال میں واقع ایک چھوٹے سے جزیرے کا قدیم نام ہے، عام طور پر اس جزیرے کو میڈرڈ کہا جاتا ہے، اور چونکہ اس جزیرے پر نہ کوئی درخت ہے اور نہ کوئی چشمہ، اس لیے یہ ویران جزیرہ ہے جہاں کبھی کبھار ماہی گیر کچھ وقت کے لیے جا کر رہتے ہیں، ورنہ وہاں کوئی نہیں جاتا، کارٹن نے جلدی جلدی جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ فائل پڑھی ہوگی، کیا یہ سیکشن ہیڈ کوارٹر اس جزیرے کے نیچے بنا ہے، عمران نے کہا۔ میں بھی یہ پڑھ کر حیران ہوا کیونکہ کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس چھوٹے سے ویران جزیرے کے نیچے اتنا بڑا سیکشن ہیڈ کوارٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن فائل کے مطابق یہ وہی ہے، کارٹن نے جواب دیا۔ اور وہ لیبارٹری کہاں ہے جہاں باقی شاہی فارمولے پر کام کیا جا رہا ہے، عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، اور سوائے مین ہیڈ کوارٹر یا سیکشن ہیڈ کوارٹر کے اور کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا، کارٹن نے کہا۔ تو عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ تم ہمیں اپنے طور پر ہلاک کرنے کے بعد جب اپنے آفس گئے تو کیا باتیں ہوئیں، پوری تفصیل بتاؤ اور جھوٹ مت بولنا کیونکہ تمہارے اس فون میں میموری کارڈ ریکارڈ موجود ہے، جھوٹ بولا تو وعدہ ختم ہو جائے گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تو کارٹن نے بغیر ہچکچائے پوری تفصیل دہرا دی۔ اس نے مین ہیڈ کوارٹر کے ایجنٹ ٹرانسکی کی کار سے لے کر فائل پہنچنے، پھر ان کے اچانک آمد تک واقعی پوری تفصیل بتا دی۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دو، عمران نے کہا۔ تو صفدر نے تیزی سے آگے بڑھ کر کارٹن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ کارٹن بول رہا ہوں، عمران نے کارٹن کی آواز اور لہجے میں کہا۔ چیف فرام دس اینڈ، دوسری طرف سے وہی بھاری آواز سنائی دی۔ یس چیف، عمران نے لہجے کو مدبانہ کرتے ہوئے کہا۔ فائل کا کیا کیا تم نے، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ آپ کے حکم کے مطابق میں نے اسے جلا کر راکھ کر دی چیف،
عمران نے کہا، سنو، تم نے یا ڈینی نے اس بات کو اوپن نہیں کرنا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو تم نے ہلاک کیا، اور اپنے ڈیسک گروپ کو بھی منع کر دو کہ وہ کسی صورت بھی سامنے نہ آئیں۔ ان کی مسلسل گمشدگی کی صورت میں لازم پاکیزہ سیکرٹ سروس کی کوئی دوسری ٹیم جہاں ان کی تلاش کے لیے پہنچے گی، لیکن تم نے انہیں قطعاً نہیں چھیڑنا کیونکہ اصل خطرہ اس سے عمران سے تھا۔ اس کی ہلاکت کے بعد اصل خطرہ ختم ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے چیف نے کہا، یس چیف، لیکن اگر انہوں نے کسی طرح ہمارا کھوج لگا لیا تو؟ عمران نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے یہ بات کیسے کر دی؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ عمران بھی بے احتیاط چونک پڑا۔ سوری چیف، میں نے تو ایک خیال ظاہر کیا تھا۔ عمران نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، او تم کارٹن نہیں ہو، کون ہو تم؟ دوسری طرف سے جکلت حلق کے بل چیختے ہوئے کہا گیا، ارے تم کارٹن سے بات کرنا چاہتے تھے؟ میں سمجھا تم علی عمران سے بات کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے بڑی مشکل سے عالم بالا جاتے ہوئے تم سے گفتگو کا سلسلہ جوڑا تھا۔ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا، او تو تم زندہ ہو؟ ویری بیڈ۔ دوسری طرف سے جکلت چیختے ہوئے کہا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بجلی کی سی تیزی سے ریسیور کے ریسیور پر پڑھا، اسے ختم کر کے نکلو یہاں سے، کسی بھی لمحے یہ کوٹھی تباہ ہو سکتی ہے۔ عمران نے چیخ کر کہا تو صفدر بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹا اور جکلٹ ٹریگر جولیا نے دبا دیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی کارٹن کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا، جلدی آؤ جلدی۔ عمران نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سب واقعی انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے اوپر والے پورشن میں پہنچے، پھر باہر کی طرف اس طرح لپکے جیسے ان کے پیچھے پاگل کتے لگ گئے ہوں۔ باہر کوٹھی کے برآمدے کے قریب 2 افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ سب برآمدے سے نکل کر پھاٹک کی طرف دوڑ پڑے۔ اسی لمحے ان کے عقب میں انتہائی خوفناک دھماکہ ہوا اور ان سب کو یوں محسوس ہوا جیسے زمین اچانک ان کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو اور وہ سب اچھل کر منہ کے بل نیچے جا گرے کہ دوسرے لمحے انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ہزاروں انگارے ان کے جسموں میں اترتے چلے گئے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے احساسات جکلت اندھیروں میں ڈوبتے چلے گئے۔ عمران کے ذہن میں آخری احساس یہی ابھرا تھا کہ آخرکار وہ یقینی موت کا شکار ہو گئے ہیں۔